नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सबका इस मास्टर क्लास में। आज हम आपके सेम 3 लेबर लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मेरी कोशिश रहेगी कि इस एक ही सेशन में हम आपके सिलेबस का हर एक पॉइंट बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ इतने अच्छे से कवर करें कि आपकी एग्जाम की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। अब सच बताना, इस एक्ट का नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है ना। इतने सारे सेक्शंस, इतने प्रोसीजर्स, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, स्ट्राइक्स। लगता है कि यार कहां से शुरू करूं और क्या क्या याद रखूं। आई टोटली गेट इट। लेकिन फिक्र मत कीजिए, मेरी गारंटी है इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपका हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। हम इस कॉम्प्लेक्स एक्ट को मिलकर एकदम आसान तरीके से मास्टर करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम रेफरी और रूल बुक को समझेंगे, फिर हम मेल इवेंट पर आएंगे, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। उसके बाद हम उनके परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस, फिर फाइन प्रिंट यानी पेनल्टीज और शेड्यूल्स, और आखिर में एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। रेडी हैं? लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी फाइट या गेम को समझने से पहले उसके अंपायर और रूल्स को समझना जरूरी है। यहां इस एक्ट में हमारे अंपायर है अथॉरिटीज और रूल बुक है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। इस पूरे एक्ट को आसान बनाने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं, एक बॉक्सिंग मैच की। जैसे बॉक्सिंग रिंग में एक रेफरी होता है जो फेयर प्ले इंश्योर करता है, ठीक वैसे ही एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल जैसी अथॉरिटी फेयर प्ले का ध्यान रखती है। सिंपल है ना? तो अब सवाल यह है कि इस रेफरी यानी हमारी अथॉरिटी के पास आखिर पावर्स क्या क्या हैं। सेक्शन 11 के हिसाब से इनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं। मतलब ये किसी भी जगह एंटर कर सकते हैं जांच के लिए, किसी को भी पेश होने का ऑर्डर दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 18 कहता है कि इनका जो फाइनल डिसीजन होता है, जिसे हम अवार्ड कहते हैं, वो सभी पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। यानी रेफरी का फैसला आखिरी फैसला। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे बॉक्सिंग में लो ब्लो मारना यानी बेल्ट के नीचे वार करना एक फाउल है, एक गलत हरकत है। वैसे ही लेबर लॉ में लो ब्लो क्या हो सकता है? सोच के देखिए। बिल्कुल सही, ये लो ब्लो है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, जिनकी पूरी लिस्ट 5th स्केड्यूल में दी गई है। ये वो गलत हरकतें हैं, वो फाउल्स हैं जो ना तो एम्प्लॉयर कर सकता है और ना ही वर्कमैन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को सिर्फ इसलिए निकाल दे क्योंकि उसने कंपनी के खिलाफ सच बोला, या अगर वर्कर्स जानबूझकर काम धीमा करके प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाएं, ये दोनों ही फाउल्स हैं। ओके, तो रेफरी और रूल्स तो हमने समझ लिए। अब रिंग में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए बात करते हैं मेन इवेंट की, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के 2 सबसे बड़े हथियार, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। यही है हमारे बॉक्सिंग मैच का मेन राउंड। तो देखिए, इन दोनों में फर्क बहुत ही सिंपल और क्लियर है। स्ट्राइक ये है वर्कमैन का हथियार। जब सारे एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर काम करने से मना कर देते हैं, उसे कहते हैं स्ट्राइक। और लॉकआउट ये है एम्प्लॉयर का हथियार, जब एम्प्लॉयर ही फैक्ट्री बंद कर देता है या काम देने से मना कर देता है। एक तरफ वर्कर्स काम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर काम नहीं दे रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो लीगल टूल्स हैं, ये एक इल्लीगल हथियार कब बन जाते हैं? किस कंडीशन में एक स्ट्राइक या लॉकआउट एक गैरकानूनी हो जाता है? तो इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शंस 22 और 23 में। ध्यान से सुनिएगा। एक स्ट्राइक या लॉकआउट इल्लीगल हो जाता है अगर पहला, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, इनमें बिना 14 दिन का नोटिस दिए किया जाए। दूसरा, अगर ये तब हो जब मामला ऑलरेडी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में चल रहा हो। और तीसरा, अगर ये किसी पहले से हुए सेटलमेंट के खिलाफ हो। ओके, तो जब भी कोई ऐसी तकरार होती है, जब स्ट्राइक या लॉकआउट होता है, तो उसके कुछ परिणाम भी होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वर्क स्टॉपेज के 3 तरीके हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्लियर होने चाहिए: ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। और इसमें ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के बीच का अंतर समझना, समझ लीजिए एग्जाम में 5 नंबर पक्के करना है। ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगा। देखिए, ले ऑफ टेम्पररी होता है। मान लो पावर कट है या मशीन खराब हो गई, यहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता बना रहता है। जबकि रिट्रेंचमेंट परमानेंट टर्मिनेशन है, जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा वर्कर्स हो जाते हैं। यहां रिश्ता खत्म हो जाता है और दोनों का कॉम्पेंसेशन भी एकदम अलग है। दोस्तों, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये है आपके एग्जाम की गोल्डन की। सेक्शन 2O कहता है कि रिट्रेंचमेंट का मतलब है किसी भी रीजन से टर्मिनेशन,
लेकिन इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट, नॉर्मल रिटायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना होना या बीमारी की वजह से टर्मिनेशन शामिल नहीं है। ये एक्सेप्शंस लिखकर आएंगे तो नंबर पक्के। अब जब रिट्रेंचमेंट होता है तो उसमें भी एक फेयरनेस का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, और वो प्रिंसिपल है सेक्शन 25G का लास्ट कम फर्स्ट गो रूल। सिंपल सा मतलब है, जो सबसे आखिर में आया था वो सबसे पहले जाएगा। यानी जिस एम्प्लॉय को सबसे लास्ट में हायर किया गया, छटनी में सबसे पहले उसी को निकाला जाएगा। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर किसी सीनियर को पहले निकालना है तो एम्प्लॉयर को इसका वैलिड रीजन लिखित में देना होगा। अब देखिए, लॉ हमेशा छोटी और बड़ी चीजों में फर्क करता है। यहां भी वही है। बड़ी फैक्ट्रीज के लिए नियम थोड़े और स्ट्रिक्ट हैं। चैप्टर VB के अनुसार ऐसी फैक्ट्रीज, माइंस या प्लांटेशंस जहां 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, वहां अगर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर करना है तो सरकार की पहले से अनुमति यानी प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। तो अगर ऐसी किसी बड़ी फैक्ट्री को बंद करना है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो सेक्शन 25O में दिया गया है। चलिए इसके स्टेप्स को आसानी से समझते हैं। स्टेप 1, कम से कम 90 दिन पहले सरकार को अप्लाई करो। स्टेप 2, सरकार इंक्वायरी करेगी। स्टेप 3, सरकार 60 दिन के अंदर परमिशन देगी या मना करेगी। और स्टेप 4, ये इंपॉर्टेंट है, अगर सरकार 60 दिन में कोई जवाब नहीं देती तो परमिशन मिल गई, ऐसा मान लिया जाएगा। तो हमने रूल्स देख लिए, प्रोसीजर्स देख लिए, लेकिन अगर कोई इन रूल्स को फॉलो ना करे तो फिर क्या? बस यही रोल आता है पेनल्टीज का और पूरे एक्ट को स्ट्रक्चर देने वाले शेड्यूल्स का। चलिए इस फाइन प्रिंट को भी समझ लेते हैं। इस शेड्यूल्स जो है ना, इनको आप एक्ट का टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स समझ लीजिए। ये हमें बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। जैसे फर्स्ट शेड्यूल बताता है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है। सेकेंड और थर्ड शेड्यूल बताते हैं कि लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास कौन कौन से मामले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना, है फिफ्थ शेड्यूल, जो कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की ऑफिशियल लिस्ट है। ऑल राइट, पूरा एक्ट हमने समझ लिया है। अब एग्जाम से ठीक पहले वाली सुपर फास्ट रिवीजन का टाइम है। एकदम रैपिड फायर राउंड, ताकि सब कुछ परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। लेट्स गो। ओके, 30 सेकंड में पूरा एक्ट रिवाइज करते हैं। अथॉरिटीज के पास सिविल कोर्ट की पावर्स है। पब्लिक यूटिलिटीज में स्ट्राइक के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है। लेआउट टेम्पररी है। रिट्रेंचमेंट परमानेंट है। रिट्रेंचमेंट में लास्ट कम फर्स्ट गो का नियम लागू होता है। बड़ी फैक्ट्रीज को क्लोजर के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस 5th शेड्यूल में है। दैट्स इट, डन। ओके, रिवीजन हो गई। अब आपकी बारी। छोटा सा नॉलेज चेक। पहला सवाल, जल्दी से बताइए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन से शेड्यूल में लिस्टेड हैं? जबरदस्त, बिल्कुल सही। द 5th शेड्यूल, इसे भूलना नहीं है। एक और सवाल, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के बीच का सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है? सोचिएगा। एक्सेलेंट, बिल्कुल परफेक्ट। ले ऑफ टेम्परेरी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, जबकि रिट्रेंचमेंट परमानेंट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपने इस एक्ट के हर इंपॉर्टेंट पहलू को ना सिर्फ पढ़ा है, बल्कि मास्टर कर लिया है। अब आपके पास नॉलेज भी है और कॉन्फिडेंस भी। तो जाइए और एग्जाम में रॉक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।